नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। सामान्य तौर से भारत में चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिससे सामान्य चुनावी प्रक्रिया में बाधा खड़ी हो सकती है, व्यवधान आ सकते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? जैसे किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना, या बूथ कैप्चरिंग की घटना हो जाना, या किसी प्राकृतिक आपदा का आ जाना। अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो भारतीय चुनावों के कानूनी ढांचे में इससे निपटने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। आज इन फोकस के प्रोग्राम में हम इन प्रावधानों पर ही विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा मतदान बाधित हो जाए तो क्या करता है चुनाव आयोग। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी जो स्थितियां खड़ी होती हैं जिससे सामान्य चुनाव प्रक्रिया भारत में बाधित हो सकती है, उन स्थितियों को जानेंगे कि हाल ही में उसके किस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसके बाद हम उन 4 उदाहरणों के आधार पर 4 स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वे कौन सी स्थितियां हैं, 4 स्थितियां हैं सामान्य तौर से जहां पर भारत में चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है, और देखेंगे कि चुनाव आयोग किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। वे 4 स्थितियां हैं: जानबूझकर तोड़फोड़ हो जाना, या ईवीएम का छिन जाना, या बूथ कैप्चरिंग की घटना, या प्राकृतिक आपदा, या अन्य प्रकार के व्यवधान, और या किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना। तो इन स्थितियों में चुनाव आयोग किस प्रकार से निर्णय लेता है, क्या उसका निर्णय लेने की एक सामान्य प्रक्रिया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, और उसके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके, चुनाव जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके, उन प्रोग्राम से जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो दृष्टि आईएएस के इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पर जाकर के वो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में 11 मतदान केंद्र जो मणिपुर से संबंधित थे और 8 मतदान केंद्र जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित थे, उन पर मतदान को रद्द घोषित किया गया है 19 अप्रैल को। और मणिपुर के इन 11 मतदान केंद्रों पर जहां पर मतदान को रद्द घोषित किया गया था 22 अप्रैल को पुनः मतदान कराया गया, और अरुणाचल प्रदेश के 8 केंद्रों पर 24 अप्रैल को पुनः मतदान कराया गया। इसी तरह से बैतूल, मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर भी एक उम्मीदवार की मृत्यु से मतदान स्थगित हुआ, और इस मतदान स्थगित होने के कारण यहां पर 7 मई को फिर से चुनाव होना है। इसी तरह से कई ऐसी स्थितियां आती है जहां पर सामान्य तौर से सामान्य चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। ये बाधित होना किन कारणों से बाधित हो सकती है? जैसे ईवीएम को नुकसान पहुंचने पर, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचने पर, या बूथ कैप्चरिंग की घटना से, या प्राकृतिक आपदा की घटना से, या किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर सामान्य चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है। और जब इस तरह की चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है तो इससे निपटने के लिए भारत का जो चुनावी कानून ढांचा है उसमें व्यापक रूपरेखा उसकी प्रस्तुत की गई है इस स्थितियों से निपटने के लिए, जिससे भारत में निष्पक्ष चुनाव और अबाधित चुनाव संपन्न किए जा सके, और चुनावों की जो एक निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध प्रक्रिया है उसको बनाए रखा जा सके। और इसके लिए चुनाव आयोग क्या करता है? या तो पुनर्मतदान की व्यवस्था करता है, या मतदान को स्थगित कर देता है, या मतदान को रद्द कर देता है और पुनः चुनाव करवाता है। तो इस तरह की निर्णय चुनाव आयोग उठाता है, और इन स्थितियों में चुनाव आयोग पुनः मतदान कराने का निर्णय ले सकता है या मतदान को स्थगित करा सकता है। तो इन सब कारणों से ही ये टॉपिक चर्चा में है। अब हम देखते हैं कि 4 स्थितियों पर सामान्य तौर से बात करेंगे और देखेंगे कि उनका उल्लेख जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की कौन सी धारा में हमें मिलता है और चुनाव आयोग उस पर किस तरह के निर्णय लेता है। सबसे पहले देखते हैं जानबूझकर जब तोड़फोड़ होती है या ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को छीन लिया जाता है। इससे संबंधित जो धारा है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 है, जिसमें मतपेटियों या आदि के नष्ट हो जाने पर मामले में, मतपेटियों के नष्ट हो जाने जैसे मामलों में पुनः यानी फ्रेश मतदान कराया जाता है।
और धारा 58 के तहत इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोषित कर सकता है। किन स्थितियों में शून्य घोषित कर सकता है? यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति, यानी जो प्राधिकारी व्यक्ति नहीं है, जिसको अधिकार प्रदान किया गया हो, ऐसा अनधिकृत व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से ईवीएम ले या ईवीएम को गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, या उसको खो दिया जाए, या उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, या उसके साथ किसी न किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर दी जाए, या वोटिंग की रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी ईवीएम में यांत्रिक खराबी आ जाती है, तो इन स्थितियों में क्या होता है कि मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोषित किया जा सकता है चुनाव आयोग द्वारा। इन स्थितियों में सामान्य तौर से क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत इलेक्शन कमीशन और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसके बारे में सूचना देता है। इसके बाद जब वो सूचना देता है तो इन बातों पर पूरी तरह से विचार किया जाता है, और जब विचार कर लिया जाता है तो ठीक तरह से चुनाव आयोग इसके बारे में यहां पर मतदान को शून्य घोषित करने का निर्णय ले सकता है। इसके बाद अगर ऐसी स्थितियां आ जाए तो उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंट्स को लिखित रूप में इसकी सूचना दी जाती है। मतदाताओं को सूचना देने का तरीका क्या है? मतदाताओं को सामान्य तौर से ढोल की थाप से घोषणा के माध्यम से यह सूचना दी जाती है कि मतदान स्थगित हो गया है, मतदान शून्य घोषित हो गया है, और सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस भी लगाए जाते हैं ताकि मतदाताओं को एक सामान्य सूचना प्राप्त हो जाए। मतदाताओं को नए सिरे से मतदान की अनुमति प्रदान की जाती है, और इस बार जो स्याही का निशान लगाया जाता है, सामान्य तौर से जब आप वोटिंग करते हैं तो वोटिंग आपके बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है उस पर स्याही का निशान लगाया जाता है। इसका मतलब स्याही का निशान का मतलब होता है कि आप वोट डाल चुके हैं। लेकिन जब आप दोबारा मतदान को शून्य घोषित करने के बाद किसी स्थान पर दोबारा वोटिंग कराई जाती है तो इस बार स्याही का निशान आपके इसी के बराबर यानी मध्यमा उंगली पर लगाया जाता है ताकि वो आपके पुनः मतदान को स्पष्ट कर सके। यह सामान्य प्रक्रिया का पालन होता है। अगर बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना हो जाए तो अब किस प्रकार के निर्णय चुनाव आयोग लेता है? इसका उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135A में किया गया है। बूथ कैप्चरिंग को वहीं परिभाषित किया गया है। किन स्थितियों में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा बूथ कैप्चरिंग की घटना को माना जाता है? जैसे यदि किसी मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया जाए, या जिसमें मतदान केंद्र पर कब्जे के माध्यम से चुनाव का पूरा संचालन प्रभावित हो जाए, या किसी मतदान केंद्र पर कब्जा केवल अपने या उनके समर्थकों, केवल अपने या दूसरे पक्ष के समर्थकों को मतदान की अनुमति ही दी जाए, यानी केवल एक पक्ष के समर्थकों को ही मतदान की अनुमति दी जाए किसी खास पक्ष में वोट डालने या वोट न करने के लिए, या किसी निर्वाचक को धमकाया जाए या डराया जाए और उसे मतदान केंद्र पर जाने से रोका जाए, किसी मतगणना स्थल पर कब्जा कर लिया जाए और कब्जा कर लेने से वोटों की गिनती प्रभावित हो जाए, ऐसी स्थिति में भी, और उपर्युक्त स्थिति में अगर किसी सरकारी सेवा के किसी व्यक्ति की इन गतिविधियों में भागीदारी स्थापित हो जाए तो सामान्य तौर से इसे बूथ कैप्चरिंग की घटना माना जाता है। इसमें कुछ सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। जैसे आम आदमी के लिए इसमें कम से कम 1 वर्ष की सजा रखी गई है और अधिकतम उसकी सजा को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम में इन सारी स्थितियों में किसी सरकारी अधिकारी की, किसी सरकारी कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, उसका सम्मिलन पाया जाता है, तो उस स्थिति में उन्हें कम से कम 3 वर्ष की सजा देने का प्रावधान किया गया है, जिस सजा को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आप धारा 58 की बात करते हैं तो धारा 58A के तहत इन सारी स्थितियों में पीठासीन अधिकारी जो होता है, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो तुरंत ईवीएम के नियंत्रण इकाई को बंद कर देता है और इस नियंत्रण इकाई को मत पत्र को भी अलग कर देता है। और ये जो घटना है ये धारा 58A के तहत निर्णय के साथ साथ वो चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49X में भी इसका वर्णन किया गया है। फिर वो क्या करता है? फिर वो आरओ को सूचित करता है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करता है, जो फिर चुनाव आयोग को, जो सबसे तीव्र माध्यम है, उसके माध्यम से सूचित करता है। चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले सकता है। निर्णय किस प्रकार से ले सकता है? जैसे मतदान को शून्य घोषित कर सकता है और नए सिरे से मतदान की तारीख की घोषणा कर सकता है, या ये चुनाव आयोग इस प्रकार से भी निर्णय ले सकता है कि यदि बड़े स्तर पर बूथ कैप्चरिंग हुई है या वोटों की गिनती प्रभावित हुई है तो इस पूरे क्षेत्र में, इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को रद्द भी घोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया का
पालन किया जाता है। एक और स्थिति है प्राकृतिक आपदाओं की या अन्य व्यवधानों की। उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 57(1) में किया गया है। इसके तहत मतदान केंद्र पर जो पीठासीन अधिकारी है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो मतदान स्थगित कर सकता है यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए या भयंकर तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या मतदाता सूची आदि जैसी मतदान सामग्री न मिले या खो जाए या वो क्षतिग्रस्त हो जाए, या किसी दंगे या खुली हिंसा के कारण चुनाव में व्यवधान या रुकावट पैदा हो जाए, या रुकावट या किसी अन्य गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल का मतदान केंद्र पर पहुंच ही ना पाए, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी हो जाए, या किसी अन्य कारण से निर्धारित समय से 2 घंटे के भीतर अगर मतदान शुरू नहीं हुआ, यानी मतदान शुरू करने का समय अगर 7 बजे है और 9 बजे तक वो मतदान शुरू नहीं होता है, तो उस स्थिति को भी यहां पर प्राकृतिक आपदा या अन्य व्यवधान की सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह की स्थितियों में भी तिथि और समय पर चुनाव आयोग की अनुमति मांगने के बाद स्थगित मतदान फिर से शुरू होगा। इस तरह की स्थितियों में भी पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकता है, और मतदान स्थगित होने के बाद अगली तिथि पर अगले समय पर चुनाव आयोग की अनुमति मांगी जाएगी, और अनुमति मांगने के बाद नई तारीख मतदान की फिर से घोषित की जाएगी। ये सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक और प्रक्रिया है, जब किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो उन स्थितियों में चुनाव आयोग क्या करता है। इसका जो उल्लेख है वो आरपीए यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 52 में किया गया है। इस धारा को 1996 में संशोधित किया गया था। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में ही मतदान स्थगित होता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का मतलब क्या है? ऐसा राजनीतिक दल जो या तो कोई राष्ट्रीय पार्टी हो या किसी राज्य के स्तर पर राज्य दल का स्तर, जिसे राज्य दल का स्तर हासिल हो, राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो इलेक्शन कमीशन से, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल उसे माना जाता है। और जिन्हें चुनाव प्रतीक आवंटन नियमों के तहत, आवंटन आदेश के तहत चुनाव आयोग द्वारा कोई ना कोई प्रतीक प्रदान किया गया हो, ऐसे दल को हम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मृत्यु की स्थिति में ही चुनाव आयोग को स्थगित किया जाएगा। वैध नामांकन वाले उम्मीदवार की नामांकन की आखिरी तारीख को, यानी जब आप अगर किसी उम्मीदवार का वैध नामांकन है, उसके नामांकन में किसी प्रकार की गलती नहीं है, उस स्थिति में उम्मीदवार की नामांकन की जो आखिरी तारीख है, उस तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के मतदान शुरू होने तक, यानी जिस दिन मतदान शुरू होता है तक किसी भी समय अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मतदान ऐसी स्थिति में स्थगित हो सकता है। इसकी सूचना किस प्रकार से दी जाती है? जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो चुनाव आयोग को तथ्य बताता है और आयोग मतदान स्थगन का आदेश इसके अंतर्गत दे सकता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दल को फिर मृत उम्मीदवार के स्थान पर अन्य उम्मीदवार को नामांकित करने के लिए कहता है, और फिर राजनीतिक दल को नए नामांकन के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है, यानी 7 दिनों के भीतर नामांकन इसके अंतर्गत करना होता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण अंतर हाल ही में आपको देखने को मिलेगा, जब चुनाव आयोग ने बैतूल लोकसभा सीट के उम्मीदवार की मौत के समय चुनाव को स्थगित किया, और दूसरी तरफ मुरादाबाद लोकसभा सीट के एक उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव को स्थगित नहीं किया गया। इसमें अंतर क्या था? बैतूल लोकसभा सीट में उम्मीदवार की मौत जो हुई है वो नाम वापसी के आखिरी दिन के 1 दिन बाद हुई, यानी जिस दिन नाम वापसी का आखिरी दिन था उससे अगले दिन उनकी मौत हुई, इसलिए यहां पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया। वोटिंग तब तक नहीं हुई थी। जबकि मुरादाबाद लोकसभा सीट में जो उम्मीदवार है उनकी मृत्यु मतदान के बाद हुई है, मतदान हो चुका था। इस स्थिति में मतदान को स्थगित नहीं किया गया है, यानी दोबारा मतदान नहीं करवाए जा रहे हैं। क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी जगह पर कोई और उम्मीदवार जीत जाए। अगर इनकी जगह पर कोई और उम्मीदवार जीत जाता है तो उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा, और अगर जिन उम्मीदवार की मृत्यु हुई है उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है, वो जीत जाते हैं चुनाव में, तो यदि विजेता वही हुए जिनकी मृत्यु हुई है तो उस स्थिति में यहां पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। इस तरह के प्रावधान धारा 52 में किए गए हैं।
तो ये सामान्य प्रावधान है। सामान्य स्थितियों में हमने देख लिया कि चुनाव आयोग किस प्रकार से अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत इन स्थितियों से निपटने का प्रयास करता है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा या सेक्शन बूथ कैप्चरिंग से संबंधित है? आपको बूथ कैप्चरिंग से संबंधित धारा का बताना है कि बूथ कैप्चरिंग को कहां पर परिभाषित किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में कहां पर उसको परिभाषित किया गया है और कहां पर ये निर्णय लिए गए हैं कि इससे किस प्रकार से इस स्थिति से निपटा जाए। आपके ऑप्शंस है सेक्शन 135A, सेक्शन 58A, सेक्शन 52 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।